फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। वर्ल्ड समिट या ग्लोबल समिट, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, धरती, समिट का मतलब होता है मीटिंग। जब कंट्रीज मीटिंग करती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर तो उसको हम ग्लोबल समिट बोलते हैं। 10% रूल वैलिड होता है सिर्फ फूड चेन में, मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक से दूसरे तक, ठीक है। लेकिन जो सूरज से प्लांट पे एनर्जी आएगी, जो सूरज होता है वो फूड चेन के अंदर इंक्लूड नहीं होता, लेकिन तो सूरज से प्लांट पे एनर्जी जाएगी वो 1% एनर्जी जाएगी, और उसके बाद हमारा 10% लो लग जाएगा। डिकम्पोजर्स को हम फूड चेन के अंदर नहीं रखते हैं। फूड चेन हमेशा हमारी प्रोड्यूसर या फिर ऑटोटॉप से स्टार्ट होती है। टॉप टॉपिक लेवल पे सबसे कम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। इकोसिस्टम का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, ठीक है। बायोटिक के एग्जाम्पल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल। एबायोटिक का एग्जाम्पल होगा डस्ट, वॉल, चेल्ड, टेम्परेचर, रेन, सॉइल। ये सब कुछ हमारे एबायोटिक के एग्जाम्पल होंगे। फिर हमारे इकोसिस्टम के कुछ टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो आप अपने आसपास नेचुरल चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक। आर्टिफिशियल इसको मैन मेड बोलते हैं, तो इसको मैन बनाता है, जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गया एंड एक्वेरियम हो गया, ये हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जनरली हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद से, एंड सस्टेनेबल का मतलब जो होता है जो अपने आप को मेंटेन करके रखे, ठीक है। फिर हमारा एक आता है कि हमारा एक बैलेंस इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर का होना मस्ट है। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो हमारा इकोसिस्टम सही से बैलेंस नहीं होगा। देन ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, ठीक है। फिर फूड चेन और फूड वेब वाला टॉपिक आता है। फूड चेन हमारा सीक्वेंस होता है एनर्जी फ्लो का, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, या फिर एक टॉपिक लेवल से दूसरा टॉपिक लेवल तक। टॉपिक लेवल क्या होते हैं? ये फूड चेन के स्टेप्स होते हैं। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, एक इस सीढ़ी को एक स्टेप बोलते हैं, ये फूड चेन के स्टेप होते हैं। फूड वेब क्या होता है? मल्टीपल फूड चेन्स जो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं, उनको हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। अब पिरामिड शेप हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ पर बुक के अंदर टॉपिक लेवल का एक वो बन रखा है डायग्राम, वो पिरामिड शेप का है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा हमारे ज़्यादा नंबर में होने चाहिए और कंज्यूमर हमारे कम नंबर में होने चाहिए। सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर होंगे वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे, और जो सबसे टॉप का कंज्यूमर होगा वो हमेशा कम होगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हमारी एनर्जी कम ट्रांसफ़र होती है और आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को खाना पड़ेगा। एंड मान लो कि एग्ज़ाम्पल ले लो कि 10 पेड़ एक बकरी खाएगी, एक इंसान एक बकरी को खाएगा, और एक से इस टाइप से तुम एग्जांपल समझ लो। रिवीजन है, अल्ट्रा रिवीजन है, तो अल्ट्रा रिवीजन में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके तुम देख लेना क्या क्या होता है, ठीक है। अब पिरामिड शेप क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी घटती रहती है, फर्स्ट से फोर्थ टॉपिकल लेवल तक एनर्जी घटती रहती है, और हमारा प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा नंबर में होने चाहिए ताकि वो कंज्यूमर को सपोर्ट कर सके, ठीक है। फूड वेब मैंने तुम्हें बता दिया, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे फूड वेब बना रखा है। यहाँ पे हमारा एक चीज़ लिख रखा है कि एनर्जी फ्लो डायग्राम। एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या होता है? जो फूड चेन है ना, उसमें 10% रोल लगता है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, उसका एनर्जी फ्लो डायग्राम बोलते हैं। यहाँ से आपको एनर्जी फ्लो डायग्राम से आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज़ कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट को अपनी एनर्जी दे दी, ऐसा नहीं होता। प्लांट हमें अपनी एनर्जी दे सकता है, हमारी एनर्जी सेल ले लेगा, हम प्लांट को अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। एंड दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। इसका मतलब ये है जैसे कि आपने प्लांट को खा लिया तो प्लांट की एनर्जी डिमिनिश होगी, ख़त्म होगी, है ना। तो एक टाइम पे एक एनर्जी आपको मिलेगी, इसका मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पर हमें बायोमैग्निफिकेशन देखने के लिए मिलता है। एक फिनोमिना होता है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। उसका एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखा है, वो किसी वीडियो में देख लेना, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे कि कोई एग्जांपल है जिसमें सबसे ज़्यादा छोड़ो यार, अल्ट्रा रिवीजन है, इतना ध्यान नहीं देंगे इसमें, बस ऊपर से बता रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर होता है सबसे कम टॉक्सिन उसके अंदर होता है, एंड जो टॉप कंज्यूमर होता है, जनरली टॉप कंज्यूमर हम बायोमैग्निफिकेशन में ह्यूमन को बोलते हैं, तो ह्यूमन के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा होता है। मतलब कहने की बात यह है कि मान लो प्लांट, बकरा और ह्यूमन की आप एक फूड चेन बनाएंगे, तो प्लांट के अंदर सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस, बकरे के अंदर उससे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस, एंड ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस। इस चीज़ को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ जाना हर टॉपिक लेवल पे
इस चीज़ को बायो मैग्नीफिकेशन हम बोल देंगे। देन फिर हमारा इसमें अगर आप आगे देखोगे, 2 मिनट को थोड़ा सांस ले लेता हूँ यार, ऐसे लग रहा है कि मैं एमएनएम बन चुका हूँ। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था, ये हो गया था। एंड इसके बाद ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके बाद से तुम्हें एक बार बुक को रीड मारना है अल्टर रीजन देख के और तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। 13.2 हेडिंग है, हाउ डू आर एक्टिविटी इफेक्ट द एनवायरनमेंट। फिर वही है ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज भी प्रोड्यूस है। ठीक है, फिर ओजोन तुम्हें पता होगा फॉर्मूला O3 है। फिर तुम वो ध्यान रख लेना, वहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है कि O2 U रेस से टूट के O+O बनता है एंड देन O+O2 O3 बनता है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ओजोन हमारा जहर की तरह काम करता है, पॉइजनस होता है, डेडली होता है ह्यूमन के लिए, लेकिन ये हमारा एटमॉस्फेयर की अपर सरफेस पे पाया जाता है, तो इससे हमें नुकसान नहीं होता। हाँ, और ये आपको पता है कि ये यूवी रेज को रोकता है एंड यूवी रेज अगर धरती पे एज इट इज़ आने लगे तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हमारा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर वो होता है जिससे हम आग बुझाते हैं, उसके अंदर यूज़ होता था 1986 तक। फिर 1987 में UNECP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट बनाने की मांग उठी। ठीक है, ये याद कर लेना इसके अंदर। और फिर वही है कि जो तुम्हारा लिख रखा है गार्बेज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, इसमें बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिसको नेचर डिग्रेड कर देती है उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जिसको नेचर डिग्रेड नहीं कर पाती है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इसमें बस इतना ही है और चैप्टर ख़त्म, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। और एक बार बस वीडियो देख लेना, ठीक है, और ख़त्म है चैप्टर, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ख़त्म करो इसे। और इसमें एक चीज़ और कर लेना, इसमें फॉर्चून वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एक अल्टर रिविजन है, जैसे अगर तुमने पढ़ रखा है चैप्टर पहले से तो तुम्हारे लिए काम आएगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो तुम्हारे लग जाएंगे। तो चैप्टर पढ़ लेना, है ना, अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तुम्हारे ऐसे ऐसे लग जाएगी। चैप्टर पढ़ लेना, इसको अल्टर रिविजन की तरह यूज़ करना कि 10 मिनट बाद मेरा एग्जाम है या फिर 10 मिनट बाद मैं जाने लग रहा हूँ, एक बार सब कुछ शॉर्ट में देख लेता हूँ जो इसके लिए काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।